Hello, students. Welcome once again with the second part of the poem Keeping Quiet by Pablo Neruda. And as I told you in the first video, that poet through this poem makes an appeal to maintain world peace and abolish wars forever. So let's move on with the next stanza. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing. As I told you in the introduction of the poet, that poet is very much able to convey his message through beautiful and simple images, and the first four lines are the best example of this. First we will try to understand the superficial meaning, and then we will go into the depth of the meaning the poet wants to convey. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. पोइट कहता है कि when we observe silence for a while and we stop all the activities for a while, तो देखिए क्या क्या impact पड़ेगा. वो fisherman who is working in the cold sea would not harm whales. That means he will take a pause and stop harming fish in the ओशन इन द सी. वो फिशरमैन जो ठंडे समंदर में काम कर रहा था और मछलियाँ पकड़ रहा था, जब वो अपनी एक्टिविटीज़ को रोकेगा तो कुछ मोमेंट के लिए ही सही, लेकिन वो वेल्स को, फिश को नुकसान पहुँचाना बंद कर देगा. एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड. और एक दूसरा आदमी जो सॉल्ट इकट्ठा कर रहा था, और सॉल्ट इकट्ठा करने की कोशिश में ही हैज़ गॉट ब्रूजेस ऑन हिज हैंड एंड ही हैज़ नो टाइम टू लुक एट दिस बिकॉज ही इज़ बिजी विद द कॉम्पिटिशन विद अदर्स. तो अब उसको टाइम मिलेगा और वो देखेगा कि इस नमक इकट्ठा करने की कोशिश में उस कितने सारे चोट हैं जो उसके हाथों पर लगे हैं. Now, we should understand the symbols used in these lines. Fisherman is the symbol of human being. Cold sea is the symbol of world. Whales are the symbol of nature. Salt is the symbol of material benefits. Hurt hands are the symbol of individual loss. Now let's move on to the real meaning which the poet wants to convey. The poet says that if we maintain peace, if we abolish war, if we take a pause and do a little introspection what our actions are resulting into, we can find out how much harm we have caused to nature. हमें मौका मिलेगा और हम पहचानेंगे कि इस कोशिश में, ये काम करने की कोशिश में उसने नेचर को जितना नुकसान पहुंचाया है, जब वो रुकेगा और पहचानेगा कि दैट causing and harm to nature, he has put his own survival and existence in danger. इसी तरीके से वो आदमी जो मटेरियल बेनिफिट्स को इकट्ठा करने के लिए, मटेरियल बेनिफिट्स कैन बी नेम, फेम, पावर, वेल्थ, इस सारी चीज़ों को पाने के लिए बेतहाशा जो दूसरों से कंपटीशन कर रहा था, और इस पूरी कोशिश में उसे ये पता ही नहीं चला कि उसने कितने नुकसान अपनी इंडिविजुअल लाइफ में सहे हैं. कितने खुशी के मोमेंट थे जो उसने एंजॉय नहीं किए, कितने उसके नियर और डियर वंस थे जिनसे उसे दूर होना पड़ा, कितने वो मोमेंट्स थे जिसमें उसने अपने खुद के विशेस को कंप्लीट नहीं किया, फुलफिल नहीं किया. तो अब जब ये एक्टिविटीज़ स्टॉप कर देगा तो उसको मौका मिलेगा एंड ही विल इंट्रोस्पेक्ट हाउ मच ही हैज़ लॉस्ट इन दिस ब्लाइंड रेस ऑफ गेनिंग मटेरियल बेनिफिट्स. इट विल ऑल्सो गिव हिम अ चांस टू इंट्रोस्पेक्ट एंड रियलाइज वॉट हिज ट्रू गोल्स आर, वॉट हिज ट्रू एम्स आर. क्योंकि कई बार इंसान को रियलाइज ही नहीं होता वॉट ही एक्चुअली
एक्चुअली वांट्स इन लाइफ। बस दूसरों की देखा देखी कंपटीशन में लगा रहता है, बेतहाशा दौड़ते रहता है और उसे पता ही नहीं होता कि कब वो एक नथिंगनेस पे एंड अप होता है और उसके हाथ कुछ भी नहीं लगता है, और जब तक उसे रियलाइज होता है टाइम बहुत आगे जा चुका होता है। तो those who prepare green wars with gases, wars with fire. He has a message for the people who are warmongers, who always want that there should be a kind of war continued. कुछ देश ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने पावर को एक्सपोज करने के लिए, दुनिया को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमेशा वॉर्स बनाए रखना चाहते हैं, किसी न किसी तरीके की लड़ाई जो है वो जारी रखना चाहते हैं। ये वॉर्स किसी भी तरीके की हो सकती है। इट कैन बी ग्रीन वॉर्स, दैट मीन्स अ वॉर अगेंस्ट नेचर, वॉर्स विद गैसेस, दैट कैन बी एटमिक वॉर्स और न्यूक्लियर वॉर्स, और वॉर्स विद फायर, दैट मीन्स आर्म्स एंड आर्मामेंट। किसी भी तरीके की युद्ध जो है ये लोग बनाए रखना चाहते हैं, चलाए रखना चाहते हैं, सो दैट अदर्स शुड हैव एन आइडिया और शुड रिमेन इन एन ऑ ऑफ देयर पावर, ताकि दूसरे लोग हमेशा उनके प्रभाव से डरते रहें। लेकिन उन्हें याद रखना होगा दैट विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, कि इस युद्ध में आपकी जीत हो सकती है लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सर्वाइवर्स जो हैं वो सारे के सारे आपकी साइड ही रहें। यानी लॉसेस ऑफ लाइफ्स कैन बी इन बोथ साइडेड, द वन हु आर गेटिंग डिफीटेड एंड द वन हु आर गेटिंग विक्टोरियस। सो what should be there, what should be done? The poet has a beautiful suggestion. Would put on clean clothes and walk about with their brothers, the so-called enemies who are fighting on borders with uniforms of their respective countries. If they change their clothes, if they put on some civil kind of dresses, uniform leave the uniform, leave the weapons, the guns they are having, अगर वो ये सब छोड़ देते हैं, they can have a completely drastically different attitude in themselves. जैसे ही उनकी यूनिफॉर्म हटती है, जैसे ही उनके हाथों की बंदूक हटती है, उनके एटीट्यूड में एक कंप्लीट चेंज आ जाता है। इट्स एन एब्सोल्यूट चेंज फ्रॉम एनिमिटी टू ब्रदरहुड। और उस यूनिफॉर्म के एब्सेंस की स्थिति में तो सब भाई हैं, इन द शेड डूइंग नथिंग। और फिर अगेन that beautiful thing that in spite of doing nothing you have achieved what you have not achieved on the point of your gun. उस गन के पॉइंट पर जो चीज़ आप अचीव नहीं कर पा रहे हो, सामने वाले को अपने साथ शांति बनाए रखने के लिए मजबूर नहीं कर पा रहे हो, आप सब कुछ बंद करके सारी एक्टिविटीज़ जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं, द एक्टिविटीज़ विच आर कॉजिंग हार्म टू वर्ल्ड पीस, उनको ख़त्म करके आप एक ब्रदरहुड की फीलिंग को हमेशा के लिए प्रिवेल कर सकते हो। So this was the explanation. Let's move on to the word meanings which are there in this text. First one is harm, that means hurt or kill. Gathering, that means collecting, इकट्ठा करना. Hurt means wounded, घायल, चोट वाला. Prepare, wage या start करना. Survivors, the living ones, जो बच जाते हैं, जीवित रह जाते हैं. And now sum up the explanation with the help of these value points. The first one is human beings would not destroy nature. Again, let's start with the first point कि अगर human beings अपनी सारी destructive activities को रोक देता है तो वो नेचर को हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय करना बंद कर सकता है, जिससे उस अल्टीमेटली उसका खुद का एग्जिस्टेंस भी जो है वो सेव होता है. वॉज वुड सीज. जितने भी युद्ध हैं, जब हम अपना एटीट्यूड चेंज कर लेंगे, व्हेन वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन फाइटिंग विद अदर्स, व्हाई वुड अदर्स बी. दूसरे क्यों हमसे लड़ना चाहेंगे. तो वॉर्स जो हैं वो हमेशा के लिए समाप्त हो सकते हैं. द क्वेश्चन ऑफ वॉर्स, the speculation of winners of wars and the survivors of war would become null and void. जब युद्ध ही नहीं होंगे तो ये सारी बातें कि विनर कौन है, लूज़र कौन है, कितने सर्वाइवर विनर साइड में हैं, कितने सर्वाइवर लूज़र साइड में, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, इनका कोई भी मतलब नहीं रहेगा. देयर वुड बी परफेक्ट हार्मनी बिटवीन ह्यूमन बींग्स एंड नेचर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अल्टीमेटली आवर ओन एग्जिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन द नेचर. तो एक परफेक्ट हार्मनी नेचर और ह्यूमन बींग्स के बीच में स्टैब्लिश हो जाएगी. नाउ
Let's discuss some 1 marks question. Why does the fisherman not harming whales signify? What does the fisherman not harming whales signify? It signifies that man should stop all the activities which can cause harm to nature. How does the poet suggest that the idea of war and the winners in a war be made null and void? By abolishing wars forever. जब युद्ध ही नहीं रहेंगे तो ये सारे आइडियाज़ जो हैं वो अपने आप ही नल एंड वाइड प्रूव हो जाएंगे, यूजलेस हो जाएंगे, अनइम्पॉर्टेंट हो जाएंगे, मीनिंगलेस हो जाएंगे. How can brotherhood and amity be restored in the world? By changing the एनिमिटी, एबॉलिशिंग द एटीट्यूड ऑफ एनिमिटी. अगर हम हथियारों का यूज़ करना बंद कर दें, अपने देश को, अपने नेशनलिज्म को हम वॉर से एसोसिएट करना बंद कर दें, तो डेफिनेटली वी कैन डेवलप अ ब्रदरहुड एंड एमिटी and it can be restored in the world. What does the poet mean by doing nothing? This is very important. By doing nothing, the poet does not want you to sit idly. He wants you to do introspection and understand what you are doing and what you actually want to do. What have you achieved and what you actually want to achieve in this world or from yourself. So now let's move on to the last stanza. And let me read it out. What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death. Perhaps the earth can teach us, as when everything seems dead and later proves to be alive. Now I will count up to 12 and you will keep quiet and I will go. What I want should not be confused with total inactivity. Here the poet is giving you a warning. When he says stop all the activities, when he says stop for a while and maintain silence, he does not want you to be completely inactive. He does not makes an appeal from you to be passive and watch drama of everything. No, he says कंफ्यूज मत होइए. मेरे कहने का मतलब, मेरी बात का मतलब टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी नहीं है. Life is what it is about. I want no truck with death. I don't want to associate myself, my message with death, because total inactivity is death itself. But life is the name of movement. Life is not something about being static. जिंदगी रुकने का नाम नहीं है, ये तो चलते रहने का नाम है. तो पोइट कहता है कि मेरी बात को आप मिसअंडरस्टैंड मत करिएगा और मेरे कहने का मतलब आप टोटल इनएक्टिविटी से बिल्कुल भी ना लगाएं. मैं तो ये चाहता हूँ, इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग अवर लाइव्स मूविंग. समटाइम्स क्या होता है कि आपको अपनी लाइफ को मूविंग बनाए रखने के लिए बहुत सारे चीज़ों पर डिसएग्रीमेंट्स झेलने पड़ते हैं. You have to face contradictions from other. You have to face oppositions from other, protests from others. तो उस स्थिति में हम यूनानिमस नहीं होते. आप सामने वाला कुछ और आर्ग्यूमेंट कर रहा है, आप कुछ और आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. यू कैन नॉट बी सिंगल माइंडेड विद ऑल द आर्ग्यूमेंट्स विच आर सपोज टू बी पुट बाय द पर्सन हु इज इन फ्रंट ऑफ यू और हु वांट्स टू प्रूव हिमसेल्फ करेक्टली और हु वांट्स टू कन्विंस यू ऑन हिज और हर पॉइंट. तो ये नहीं पॉसिबल हो सकता है. उस समय आपको क्या करना चाहिए? फॉर वंस कुड डू नथिंग अबाउट. हम जब हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, व्हेन एवरीथिंग इज आउट ऑफ अवर कंट्रोल, वी आर नॉट एबल टू do something that we can change the situations or the scenario according to our choices. तो क्या करें? Perhaps a huge silence might interrupt this sadness. तो हो सकता है कि एक लंबी सी खामोशी उस दुख को दूर कर दे. Because sometimes when the situations are not favorable, when your attempts are not resulting in fruitful,
जब चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, ऑब्वियसली इट रिजल्ट्स इनटू सैडनेस, ऑब्वियसली यू फाइंड योर सेल्फ इन एन ऑरा ऑफ डिस्पैरिटी। आपको एक डिजेक्शन फील होता है, डिसअपॉइंटमेंट फील होता है। उस डिसअपॉइंटमेंट को दूर करने के लिए पोइट कहता है, यू डोंट नीड टू प्रूव योर सेल्फ टू एनी वन, यू डोंट नीड टू पुट फोर्थ योर आर्ग्यूमेंट्स कॉन्स्टेंटली, नो, you just need to keep quiet for a while, you just need to maintain a silence, and I assure you this huge silence can remove that sadness which is disturbing humanity for a very long time। बहुत समय से, eternity से जो दो दुख हैं जो मानवता को बहुत समय से परेशान कर रहे हैं, उन दोनों दुखों को एक साइलेंस मेंटेन करके दूर किया जा सकता है। अब ये दो दुख कौन कौन से हैं? ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्व्स विद डेथ। सो दीज आर द टू सैडनेस, two things which have caused sadness to entire human race from eternity। सदियों से ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्हीं दो दुखों से पीड़ित रहा है। पहली है ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स। एवरीबडी हैज़ अ कंप्लेंट। पुराने समय से हमारे जो सेजेस थे, हर्मिट्स थे, हिमालयाज पे जाया करते थे, सेलिबेसी मेंटेन करते थे, बहुत बहुत साल तक तपस्या करते थे। क्यों? Their point of argument was that they are trying to find themselves. Self realization is the most difficult thing. Even Swami Vivekananda said, know thyself. It is very easy to know others, but it is very difficult to know yourself। तो ये जो अपने आप को ना जानने का दुख है, किस सिचुएशन में हम किस तरीके से रिएक्ट करेंगे, कौन सी चीज़ को हम अनजाने ही अलाउ कर देते हैं कि वो हमें कष्ट हर्ट कर सके, हमें दुख पहुंचा सके, ये जो चीज़ है, ये हम अपने आप को समझा नहीं पाते हैं, हम अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। ये जो दुख है, ये जो चीज़ है, ये हमेशा से दुख में रिजल्ट होती है, और ये हम दूर कर सकते हैं अगर हम कुछ समय के लिए मौन रहें। हम आगे समझेंगे कैसे। और जो दूसरी चीज़ है, एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवर सेल्स विद डेथ, इज़ वेरी वेरी आयरॉनिकल थिंग, दैट इज़ वी आर अफ्रेड ऑफ डेथ। The interesting fact about this is that everyone knows that every person who has taken birth on this earth one day will have to die, one day will be destined to lead his way to grave। Even then everyone is afraid of death। और ये जो दूसरा दुख है, दूसरा जो पॉइंट है, ये भी हमेशा से ह्यूमन बींग्स के लिए दुख का कारण रहा है। तो एक साइलेंस मेंटेन करने से ये दोनों दुख कैसे दूर कर सकते हैं, ये समझ लेते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व साइलेंस एंड इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्व्स, व्हेन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड what we truly want from ourselves, what our true goals, what are our true aspirations, it will give you an opportunity to understand yourself। और जो आप अपने आप को जब समझने लग जाएंगे थ्रू इंट्रोस्पेक्शन, तो आपका एक दुख हमेशा के लिए दूर हो जाएगा, क्योंकि तब आपको पता रहेगा कि इस सिचुएशन में मैं कैसे रिएक्ट करूंगा, कौन सी चीज़ है जो मुझे दुखी करेगी, कौन सी चीज़ है जिससे मैं खुश हो जाऊंगा। मेरी अल्टीमेटली मेरे जो ट्रू हैप्पीनेस है वो कहाँ है, वो आप तभी रियलाइज कर पाएंगे जब आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। और ये इंट्रोस्पेक्शन आप तभी कर पाएंगे व्हेन यू विल मेंटेन साइलेंस फॉर अ व्हाइल एंड ट्राई टू डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। और दूसरी चीज़ जो थी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की, जब हम बात कर रहे थे, तो जो थ्रेट ऑफ डेथ है, it can very well be overcome if we have developed that level of understanding with others। If we are sure that I am not going to hurt the person who is standing in front of me, he will also have that kind of vibes, we can also convey that kind of confidence in the person that he will be
assured and he will in return not harm us. जब हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अचीव कर लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि किन चीज़ों से हमें हर्ट होता है तो उन चीज़ों से दूसरे को भी हर्ट हो सकता है. तो इस तरीके से हम मौत के क्यों अगर हम सामने वाले को नहीं मारना चाहते तो सामने वाला भी हमको कभी मारेगा नहीं. तो ये जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ये भी हम साइलेंस मेंटेन करके ही अचीव कर सकते हैं. Now let's move on to the concluding stanza, that is, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. पोइट जो है अर्थ का सिंबल उठाता है और आपको ये एग्जाम्पल देने के लिए, अपनी बात को आपके सामने प्रूव करने के लिए वो अर्थ का एग्जाम्पल लेता है और कहता है दैट यू कैन लर्न दिस थ्रू अर्थ. आप अर्थ से सीख सकते हैं. To take breaks, to do your introspection, to give yourself time to realize what your true happiness is, what your true goals are, what your actions are directed towards, what is the result of your actions on yourself or the others, how much harm you are causing to nature. ये सारी चीज़ें सोचने के लिए आपको एक ब्रेक लेना होगा. जैसे अर्थ ब्रेक्स लेती है एक सीज़न से दूसरे सीज़न में ट्रांजिशन करने के लिए एक ब्रेक लेती है, एंड सडनली व्हेन द conditions are congenial it comes to lives. सर्दियों में, विंटर में, when we see that it seems to be completely stagnated, सब कुछ रुक जाता है, सब कुछ शांत हो जाता है, ऐसे लगता है कि पृथ्वी बिल्कुल स्टिल हो गई है, लाइफलेस हो गई है. और उसके बाद स्प्रिंग का सीजन आता है when everything comes to life, when the complete transformation of earth is complete and beautiful transformation of earth is visible all over us, all around us. So thus the poet points his proof and once again says that now when you have understood the importance of taking breaks, the importance of stopping all the activities which can harm to nature, which can cause harm to nature and to other human beings, तो आप समझ लीजिए. नाउ आई विल काउंट अप टू 12 कि अब मैं लास्ट में एक बार आपको फिर से 12 तक का काउंट देता हूँ एंड यू keep quiet and I will go. Now you can continue with this exercise and I am taking you goodbye. He is saying goodbye to you, and with this the message he has conveyed has been communicated effectively. Now let's move on to the word meaning which are there in these lines, and the first one is inactivity, that means lack of action. Next is struck, that means association. Relation, single-minded means of one opinion. Moving means inaction. Interrupt means remove. And threatening means frightening, डराने वाला, धमकाने वाला. Let's once again understand the explanation with the help of following value points. Inactivity should not be confused with death. जो inactivity की बात जब पोइट कहता है तो वो आपसे कहता है कि मैं complete death की बात तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, एंड यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट. In our single-minded desire to keep our lives moving, we lost sight of our true goals. हमको लगता है कि हमारी ज़िंदगी चलती रहनी चाहिए, जो दूसरे को मिल रहा है वो हमें मिलते रहना चाहिए, जो भी चीज़ हमारे सामने आ रही है वो हम करते रहें, चलते जाएं. और इस सब के चक्कर में हम अपने ट्रू गोल्स को पहचान ही नहीं पाते. हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी ट्रू हैप्पीनेस जो है वो कहाँ है और उसे हमें कैसे अचीव करना है. द मेन कॉज ऑफ डिस्कॉर्ड इज इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर. जो सबसे बड़ा डिस्प्यूट का या डिसएग्रीमेंट का पॉइंट होता है वो होता है इम्बैलेंस बिटवीन मैन एंड नेचर. इंसान और नेचर के बीच का जो संतुलन है अगर वो बिगड़ जाता है तो सारे डिस्प्यूट्स जो हैं वो निकल के आ जाते हैं और हमारा खुद का एग्जिस्टेंस और सर्वाइवल खतरे में पड़ जाता है. We never understand ourselves and are afraid of that. These are the eternal sadness that humanity is suffering to, that we don't understand ourselves and are afraid of death. ये दोनों जो चीज़ें हैं ये हमेशा से मानव मात्र के लिए दुख का कारण रही हैं कि एक तो हम अपने आप को समझते नहीं हैं
और दूसरे हम मौत से डरते हैं. अर्थ इज द बेस्ट सिंबल टू प्रूव दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपेरेंट स्टिलनेस. और अर्थ जो है वो सबसे अच्छे तरीके से ये प्रूव कर सकती है कि बाहर से जान ना होने के बावजूद भी अंदर लाइफ जो है वो मेंटेन रह सकती है. Now, what does the poet mean by total inactivity? So, what does the poet mean by total inactivity? By total inactivity, he does not mean to be passive, or he does not want himself to be associated with death. He just want you to take a break and do your introspection and try to achieve the level of mutual understanding with other human beings. Does he want to refer death? Not at all, because he himself realizes that life is the name of dynamism. What are the two main fears of human life? This is very important question. The two main fears of human lives are, number one, of not understanding ourselves, and second, the fear of death. What symbol does the poet take to encourage silence? The poet takes earth as a symbol to encourage silence. Take breaks and then give yourself a complete transformation and prove your activities something profitable for other human beings or other people. Now this is your assignment from NCERT book. The first question says, what will counting up to 12 and keeping still help us achieve? Counting up to 12 and keeping still help us to achieve introspection and the level of understanding that will help us to understand the futility of wars and abolish them. It will also encourage us to stop all the activities which can cause nature and to other human beings, and in this way the peace can be prevailed in the world. Do you think the poet advocates total inactivity and death? No, the poet does not advocate total inactivity and death because he knows that life is the name of moment. He just asks you to maintain silence, to understand what you actually want from yourself, to develop the level of understanding and do introspection. What is the sadness the poet refers to in the poem? The sadness that the poet refers to in the poem, number one, is of we don't understand ourselves. Throughout our life, we try to judge others, we try to rationalize others' actions, but we don't have an idea what we actually want from ourselves, from our lives, where our true happiness is lying. We just keep on moving and moving in the blind race of competition, earning name, fame and other material benefits. And the second is the fear of death. Constantly we are living in the fear of death because we ourselves are indirectly keeping others in that threat. तो अगर हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम अपने आप को बेटर अंडरस्टैंड कर पाएंगे, और अगर हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लेते हैं तो हम पहचानना शुरू कर लेंगे कि कौन से हमारे एक्शंस हैं जो नेचर के लिए, जो दूसरे ह्यूमन बीइंग्स के लिए हज़ार्डस हो सकते हैं. जब हम उनको स्टॉप कर देंगे, उनको रोक देंगे, तो दूसरे लोग भी हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी उतना ही इंश्योर करेंगे जितना कि हम उनकी. And last is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness? He wants us to learn from earth as a symbol that there can be life under apparent stillness, because for in particular weather the earth seems to be slabbed, it seems to be lifeless, but the climatic conditions are congenial. As soon as it happens, the earth takes up a beautiful attire and transformed itself with new trees and blossoms with numbers of flowers, और इस तरीके से अपना complete transformation अर्थ जो है वो कर लेती है.